नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक की कविता पथ की पहचान का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक मैंने आप लोगों को पाठ से आपको परिचय करवाया, पाठ के शब्दार्थ बताए, आदर्श पाठन भी करवाया और बच्चों उसका भावार्थ भी समझाया। तो आशा है कि आप अब तक जो कुछ मैं समझा चुका हूँ वो आप निश्चित रूप से समझे होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो उन दोनों वीडियोज़ को पहले आप देख लें। तो चलिए बच्चों, अब हम सीधे प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। तो बच्चों, हमारे सामने जो प्रश्न है उसका आदर्श उत्तर क्या हो सकता है? बच्चों, उत्तर को देख के नहीं लिख लेना है बल्कि अपनी समझ से लिखना है। तो मेरा उत्तर आपको कॉपी नहीं करना है, आपको इसी प्रकार का लिखना है, ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी शब्दावली प्रयोग में लाना है, आपको अपने खुद के शब्द और खुद के वाक्य गढ़ने होंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए, पहला सवाल है आपके सामने। पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? ठीक है, पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने यानी रास्ते पर चलने के पहले, है ना, क्या करने को कहा है? तो इसका उत्तर जो मेरी समझ से है वो इस प्रकार है। पथ की पहचान कविता में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने पथ पर चलने के पहले पथ या रास्ते की पहचान करने को कहा है। ठीक है, एक बात और कि यह पथ खुद का होना चाहिए। कहने का मतलब, जो रास्ता मेरे लिए है वो आपके लिए नहीं हो सकता, जो आपके लिए है वो किसी और के लिए नहीं हो सकता। तो रास्ते का निर्धारण किसी अन्य के उपदेश अथवा पुस्तक नहीं कर सकते, किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ महान जनों के कदमों के निशान मार्ग चुनने में हमारी कुछ सहायता अवश्य कर सकते हैं। तो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? यानी आपने जो कविता पढ़ी उस कविता के अनुसार अनगिनत राही माने असंख्य जो ट्रैवलर हैं, असंख्य पथिक हैं, है ना, राहगीर हैं, उन्होंने इस रास्ते पर, इस पथ पर क्या छोड़ गए हैं? क्या रुपया पैसा छोड़ गए हैं? धन दौलत छोड़ गए हैं? क्या छोड़ गए हैं? तो बच्चों, इस पाठ के अनुसार अनगिनत राही इस पथ पर अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं। है ना? क्या छोड़ गए हैं? कदमों के निशान। अपने कदमों के निशान छोड़ने का क्या मतलब है? अपने कदमों का निशान छोड़ने का तात्पर्य यह है कि हमारे महान जनों ने खुद के लिए यानी स्वयं के लिए जो रास्ता चुना वह दूसरों के लिए उदाहरण के समान हो गया। कहने का मतलब, किसी महान पुरुष ने यदि कोई अच्छे काम किए तो हम उनके कदमों के निशान यानी कि उनके द्वारा चुने हुए रास्ते पर हम चल सकते हैं। फिर भी हमें हूबहू वही रास्ता तो नहीं चाहिए, हमें अपना रास्ता अपने बनाना होगा। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके सामने तीसरा सवाल, पथ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? यानी रास्ते की पहचान कैसे की जा सकती है? कैसे आप जानेंगे कि कौन रास्ता सही है और कौन रास्ता गलत है? तो बच्चों देखिए, इसका जो एक मॉडल उत्तर हो सकता है इस प्रकार से,
आप इससे भी बढ़िया लिखने का प्रयास कीजिएगा, और भी अच्छी शब्दावली देने का कोशिश कीजिए। दूसरे शिक्षकों के वीडियोज़ भी देखिए, है ना। अपने विद्यालय के जो हिंदी शिक्षक हैं उनसे भी बात कीजिए। चलिए, पथ की पहचान करना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है निश्चित उद्देश्य की पहचान। बात समझे बच्चों, हम लोगों को अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढना होगा, हम लोगों को निश्चित उद्देश्य की पहचान करनी होगी, और संकटों का सामना करने के लिए खुद पे यानी स्वयं पर विश्वास करना होगा। दो चीज़ें समझे बच्चों, एक निश्चित उद्देश्य की पहचान और दूसरा संकटों का सामना करने के लिए खुद पर भरोसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? यात्रा को सरल बनाने के लिए कवि ने क्या सुझाव दिया है? कैसे आपकी यात्रा सरल होगी, है ना। तो सवाल उठता है कि हमारी यात्रा किस तरह की है, हमारा रास्ता किस प्रकार का है, हमारा लक्ष्य किस प्रकार का है, सारी बातें देखनी होगी ना बच्चों। तो चलिए देखिए, कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें कविता के माध्यम से यह सुझाव दिया है कि यात्रा तभी सरल होगी जबकि राह का निर्धारण हम पहले कर लें। यानी हम चलते रहें, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें चलना कहाँ है ना। ना हमने लक्ष्य का निर्धारण किया, ना हमने रास्ते का निर्धारण किया, तो गलत होगा ना। तो बच्चों, राह का निर्धारण हम पहले कर लें और उस राह पर दृढ़ निश्चय होकर चलें। बात समझे, उस राह पर दृढ़ निश्चय होकर हमें चलना होगा। तो दो बातें हैं, एक तो राह का निर्धारण और दूसरा जब हमने जिस रास्ते को चुन लिया है तो उस पर बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए, एकदम प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए कि हमें चलना है तो इसी रास्ते पे। बच्चों, पांचवा सवाल, कविता के आधार पर बताइए कि यात्रा में कौन कौन सी चीज़ें अनिश्चित हैं। अनिश्चित माने जो निश्चित नहीं है ना, जो अनसर्टेन है, जो सर्टेन नहीं है, उसको बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें अनिश्चित है जरा देखें तो। कविता के अनुसार कई चीज़ें अनिश्चित हैं। पहला, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन बुरी। कविता में कवि कहते हैं कि कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी बुरी है, कौन सी खराब है, ये तो फैसला करना पड़ेगा, है ना। और ये निश्चित नहीं है, कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए बुरी हो सकती है ना। कोई चीज़ आपके लिए बुरी हो सकती है, किसी और के लिए अच्छी हो सकती है। तो आपको अपनी क्षमता देखनी होगी, अपना सामर्थ्य देखना होगा, सब कुछ देखना होगा। दूसरा, पता नहीं कहाँ नदी पहाड़ खंदक जैसे अवरोधक मिलें और कहाँ सुंदर बाग वन मिलें। यानी कि कहाँ पे आपको बैरियर मिलेगा, कहाँ पे आपको अवरोध मिलेगा और कहाँ पर आपको तनिक छाया मिलेगी, तनिक सुस्ताने का वक्त मिलेगा, है ना। तीसरा, कहाँ यात्रा खत्म होगी यह भी अनिश्चित। बिल्कुल सही बच्चों, यात्रा हमारी कहाँ खत्म होने वाली है कौन जानता है। हम कब तक इस धरती पे रहने वाले हैं कौन जानता है, कोई नहीं जानता। यह भी अनिश्चित है कि कहाँ फूल और कहाँ कांटे मिलेंगे। बच्चों, कार्य के दौरान रास्ते पे चलते हुए कहीं हमें कांटे भी मिलेंगे तो कहीं फूल भी मिलेंगे, लेकिन निश्चित तो नहीं है ना कि अमुक जगह पे कांटे मिलेंगे और अमुक जगह पे फूल, तो ये भी अनिश्चित है। आगे है, पता नहीं कौन रास्ते में हमसे छूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, वो हमारे बहुत अपने भी हो सकते हैं, हमारे अपने माता पिता हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे अपने सगे संबंधी हो सकते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, जिसे हम अपनी ताकत समझते हैं, वो हमारा साथ छोड़ सकते हैं, है ना। तो पता नहीं कौन रास्ते में हमसे छूट जाएंगे।
आगे देखिए 6वां सवाल, कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने यानी मोहित होने से मना क्यों किया है? माने हम लोग, कवि ने कहा ठीक है आप सपने तो देखिए, लेकिन सपने में मुग्ध मत हो जाइए, मोहित मत हो जाइए, है ना, ऐसा क्यों कहा है? कवि ने हमें बताया है कि स्वप्न सच्चाई का प्रतीक नहीं है। यदि मनुष्य स्वप्न पर मुग्ध हो जाए तो वह सच्चाई से कहाँ दूर हो जाएगा, सच्चाई से दूर हो जाएगा और स्वप्न में ही विचरण करते हुए जगत और जीवन की असलियतों से दूर हो जाएगा, यानी कि वास्तविकताओं से दूर हो जाएगा। समझे बच्चों? कवि हमें कहते हैं कि स्वप्न तो देखिए, लेकिन स्वप्न में मुग्ध मत होइए, आप मोहित मत होइए, क्योंकि तब आप सच्चाइयों से दूर हो जाएंगे और आप स्वप्न में विचरण करेंगे और आप जगत की जो असलियत है, जो संसार की जो असलियत है, जो संसार की जो वास्तविकता है, उससे आप दूर हो जाएंगे। समझे बच्चों? अब 7वां और अंतिम सवाल, कवि ने पांव पृथ्वी पर टिकाए रखने की बात क्यों की है? बच्चों, कुछ जो सबसे अंतिम पंक्तियां हैं आपके पाठ की, उसको आप ध्यान से देखिए। कवि कहते हैं कि आप स्वप्न देखिए, लेकिन अपने पांव धरती से मजबूती से टिका कर रखिए, है ना? तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्या बात है? तो देखिए, कवि ने अंतिम 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें बतलाया है कि हमें अपने सामर्थ्य, अपने बल, अपनी योग्यता, अपना ज्ञान, है ना, सभी चीज़ों का ज्ञान और भान दोनों होना चाहिए। हम लाख स्वप्न देखें, लेकिन हमारे पांव धरती पर टिके होने चाहिए। मनुष्य सिर्फ कल्पना लोक में ही नहीं जी सकता। बिल्कुल सही बात है। हमें प्रत्येक दिन अपने जीवन में चैलेंजेस स्वीकार करने पड़ते हैं और जोखिम का वहन करना पड़ता है। तो ये जोखिम कल्पना लोक में तो संभव नहीं ना बच्चों। तो इन बातों को हमें याद रखना है कि हम कल्पना लोक में ठीक है, कल्पना हम कर सकते हैं, हम स्वर्ग की भी कल्पना करें, हम अच्छी से अच्छी बातें मन में सोचें, लेकिन अपने पांव धरती पे रखें। कहने का मतलब, हमें जो वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियां हैं, तो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हमें अपने आप को जोड़े रखना है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों। मुझे लगता है सभी प्रश्न के उत्तर आप समझ गए होंगे। बावजूद उसके आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर खुद से देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों, इन वीडियोज़ को मैं समाप्त करता हूँ। देखिए, ये 7वां प्रश्न था, ये था 6ठा, ये था 5वां, ये 4था, ये 3रा, ये 2रा और ये 1ला। ठीक है, तो पथ की पहचान कि जो 7 प्रश्न देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके अलावे भी कुछ प्रश्न हैं बच्चों, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही।